वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फास्ट रिएक्शन काइनेटिक्स और कुछ मेथड्स भी देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे फास्ट रिएक्शंस का क्या होता है। ये फास्ट रिएक्शंस होती क्या है ये हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास में तीन तरह की रिएक्शंस रहती है। अगर हम स्पीड की बात करेंगे या रेट की बात करेंगे, एक होती है स्लो रिएक्शंस जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, जिनमें महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, इसलिए हम इनकी रेट स्टडी नहीं करते। दूसरा रहता है मॉडरेट रेट रिएक्शंस जो घंटों में या कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में रिएक्शंस हो जाती हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम मॉडरेट रेट रिएक्शंस कहते हैं। ये मिनट्स में भी हो सकती है या कुछ सेकंड्स में भी हो सकती है रिएक्शंस, लेकिन इनको हम जनरली स्टडी भी करते हैं बाय यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स, कन्वेंशनल टेक्निक्स। लेकिन कुछ रिएक्शंस रहती हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, बहुत ही फास्ट रिएक्शंस, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन या जिनकी कंसंट्रेशन, जिनका डायनेमिक्स स्टडी करना इजी नहीं है, जिनको हम इन कन्वेंशनल मेथड्स से स्टडी नहीं कर सकते, सिंपल टेक्निक्स से स्टडी नहीं कर सकते। फास्ट रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जो लेस देन 1 सेकेंड में हो जाए, जैसे माइक्रो सेकेंड में या मिली सेकेंड में या नैनो सेकेंड में या पिको सेकंड में जो रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं फास्ट रिएक्शंस। यानी ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमने रिएक्टेंट जो ही मिलाया वहाँ पे रिएक्शन हो गई, तो हमें इतना टाइम भी नहीं मिलता कि हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकें या कंसंट्रेशन डिपेंडेंस निकाल सकते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन का। उतना टाइम इसमें नहीं रहता, ये बहुत ही फास्ट होती है, अब्रप्ट रिएक्शंस होती है या इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होती है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी देयर काइनेटिक्स या डायनेमिक्स बाय कन्वेंशनल मेथड्स। और ये जो रिएक्शंस हैं, इनका डायनेमिक्स या काइनेटिक्स इसलिए स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये फास्ट होती है, इंस्टेंटेनियस होती है। इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ फास्ट रिएक्शंस की। फॉर एग्जांपल कंबशन ऑफ पेट्रोल या एलपीजी गैस, ये बहुत ही फास्ट होता है, तुरंत हो जाता है। या मैच स्टिक को जब हम रगड़ते हैं मैच बॉक्स के इसके साथ, तीली के साथ में, तो वहाँ पे फटाक से आग लग जाती है, वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। इसी तरह से मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो वहाँ पे फ्लैशेस निकलती है, ये रिएक्शंस भी फास्ट होती है। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट को अगर जलाएंगे तो वो भी बहुत फास्ट होता है, जो पटाखों में हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं वो। इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमने HCl और NaOH को मिलाया, NaOH ये एसिड है, ये बेस है। एसिड बेस को जब मिलाते हैं हम, तो यहाँ पे फास्ट NaCl प्लस वाटर बन जाता है। यानी ये रिएक्शन जो ये बहुत ही फास्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका भी हम काइनेटिक्स आम टेक्निक्स से, कन्वेंशनल टेक्निक्स से स्टडी नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल AgNO3 को अगर हम KCl सोल्यूशन की, AgNO3 सोल्यूशन का KCl सोल्यूशन के साथ में या क्लोराइड आयन के साथ में रिएक्शन लगाएंगे, तो वहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट बनता है, फटाक से बन जाता है, फटाफट बन जाता है। और इस रिएक्शन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, यानी ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती है रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं फास्ट रिएक्शंस। एक्चुअली फास्ट रिएक्शंस इतना फास्ट क्यों होती है? देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे या एनर्जी बैरियर पे। एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है, यानी उनको ज़्यादा एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी की, इसलिए वो स्लो हो जाती है। लेकिन फास्ट रिएक्शन जो रहती है, इनमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या टू जंप दिस बैरियर, वो जंप ओवर दिस बैरियर, वो बहुत ही कम रहता है, छोटा रहता है, बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी रहती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये फास्ट हो जाती हैं, जबकि यहाँ पे रिएक्शन में टाइम लग जाता है। ऐसी रिएक्शन में इसे हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती, ये फास्ट हो जाती है रिएक्शंस। तो फ़र्क जो आता है वो आता है बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ तक क्लियर? अब जब हम ऐसी रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस को कन्वेंशनल मेथड से स्टडी नहीं कर सकते, तो फिर कैसे स्टडी कर सकते हैं? देखिए, फास्ट रिएक्शंस पे सबसे पहले काम शुरू किया मैनफ्रेड आइगन ने। उसने 1950 से शुरू किया इन फास्ट रिएक्शंस को
स्टडी करना। उसने कुछ पावरफुल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स डेवलप की और इनको स्टडी करना शुरू कर दिया। उसने एक मेथड यूज़ किया, उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन मेथड। रिलैक्सेशन मेथड में क्या होता है, देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है, मान लीजिए ये रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट है ए और प्रोडक्ट है बी, ए बी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और फास्ट होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो फास्ट अटेन होता है, वेरी फास्ट। अब ये फास्ट अगर अटेन हो गया तो हम इसका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करने के बाद में ये फिर से वापस आना शुरू कर देगा, इक्विलिब्रियम अटेन करना शुरू कर देगा। उस इक्विलिब्रियम अटेन करने में इसे टाइम लगता है। मान लीजिए हमने दो रिएक्टेंट्स मिला दिए, वो रिएक्ट हो गए, इक्विलिब्रियम बन गया, फिनिश। अब हम इसका रेट स्टडी नहीं कर सकते। अब मान लीजिए ये रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने के बाद में इक्विलिब्रियम तो आ गया। अब हम अगर इस इक्विलिब्रियम को फर्दर डिस्टर्ब करेंगे, फिर से डिस्टर्ब करके फिर चेक करेंगे तो अब कितना टाइम लगता है, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हमने इसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के बाद में इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हुआ, ये दोबारा से अटेन होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें टाइम लगेगा। उस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी इट नीड्स सम एक्स्ट्रा टाइम टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के बाद। तो उस टाइम को हम कहते हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम जो लग जाता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उसी रिलैक्सेशन टाइम का हम इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमाइन रेट ऑफ दिस रिएक्शन या कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं। डिस्टर्ब कर सकते हैं टेम्परेचर जंप से, अचानक टेम्परेचर बढ़ाना, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे, या प्रेशर बढ़ा देंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जंप या टेम्परेचर जंप या प्रेशर जंप करेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर नया इक्विलिब्रियम बनेगा, नया मतलब फिर से इक्विलिब्रियम अटेन होना शुरू होगा। तो वो जो टाइम है, वो कितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम रहता है, यानी जो टाइम गैप हमें मिलता है नया इक्विलिब्रियम अटेन होने में टूवर्ड्स न्यू इक्विलिब्रियम, दैट डिपेंड्स अपॉन फॉरवर्ड रेट, यानी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और बैकवर्ड रेट, इस पे डिपेंड करेगा। इन दो रेट कांस्टेंट्स पे ये डिपेंड करेगा, नया इक्विलिब्रियम कितना जल्दी बनेगा या कितना देरी से बनेगा, कब बनेगा, ठीक है। तो ये बैकवर्ड रेट और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट्स पे डिपेंड करता है। इसको हम एक इक्वेशन से दिखा सकते हैं, जो हम इक्वेशन बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव भी करेंगे। ये इक्वेशन ऐसे, टॉ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड रेट रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, ये है बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। क्लियर। तो ये था कि रिलैक्सेशन टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं। अब ये एक टेक्निक है, आजकल बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती है टू स्टडी फास्ट रिएक्शंस। उसमें एक मेथड ये भी है रिलैक्सेशन मेथड, या स्टॉप फ्लो मेथड है, फ्लैश फोटोलिसिस है, इसी तरह से पल्स रेडियोलिसिस है, या लेज़र टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूलर बीम का इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूलर बीम टेक्निक है, NMR से हम कर सकते हैं स्टडी, या ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्टडी फास्ट रिएक्शंस। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन कुछ टेक्निक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल और परसों वाले लेक्चर में, या जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं 2-3, उसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेज़र टेक्निक है जो है, इस टेक्निक की मदद से हम पिको सेकंड्स वाली रिएक्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं, यानी जिनका जो 10⁻⁻12 सेकंड्स में रिएक्शंस होती हैं, उनको भी हम इस लेज़र टेक्निक की मदद से स्टडी कर सकते हैं। इन टेक्निक्स की मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं और कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आई होप ये जो लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर, ये आपको समझ में आया होगा। अब ये जो टेक्निक्स है, ये हम एक एक करके अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।